दोस्तों, अनैतिक संबंधों की आग कितनी बुरी होती है, वह आज की कहानी में आपको पता चल जाएगा। अनैतिक संबंधों की आग में अच्छे खासे हंसते-खेलते बर्बाद जलकर राख हो जाते हैं। वैसा ही इस कहानी में हुआ था। दोस्तों, सीआरपीएफ में नौकरी करने वाले दिनेश के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और ख़ास करके उसकी पत्नी रमा भी सरकारी शिक्षिका थी, सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। पैसे की उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, आप तो समझ सकते हैं। लेकिन जब अवैध संबंधों की आग उनके घर में दस्तक दी, तो उनका हंसता खेलता परिवार नेस्तनाबूद हो गया, जलकर राख हो गया। कैसे कैसे योजना कैसे बनाई जी? मारने की योजना कैसे बनाई? कौन कौन शामिल था? और कोई शामिल नहीं, अकेला वही घर पे नहीं। फेविकोल का नहीं पता, कहाँ से जलाया? पेट्रोल का पता है। तो गोली से लेकर रखा था क्या? नहीं, उसी दिन शाम को लेने गए। अच्छा, गोली किसने मारी थी? उसने ही मारी थी। हम लोग दोनों लोग सो गए थे रात को। तो दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल सनसनीखेज है। आप कहानी में अंत तक बने रहिए और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जुर्म की कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रतिदिन इसी तरह की सनसनीखेज कहानियाँ देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव राठौर अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उनके ऑफिस में प्रवेश किया। वह देखने में पढ़ा लिखा और अच्छे घर से लग रहा था, लेकिन उसके माथे पर परेशानी की लकीरें साफ झलक रही थी। राठौर ने उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पूछा, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं, कृपया आप मेरी परेशानी बताइए ताकि मैं आपकी यथासंभव मदद कर सकूं। उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, मेरा नाम रमेश चंद्र दिवाकर है। मैं एटा जिले के अलीगंज थाना अंतर्गत झकरई गांव का रहने वाला हूं। मेरा छोटा भाई दिनेश, जो कि सीआरपीएफ में नौकरी करता है, अपने पत्नी और बच्चों के साथ में आपके ही क्षेत्र के गांव झगुआ नगला में रहता है। वह सीआरपीएफ के 75वीं बटालियन में तैनात है और इस समय श्रीनगर में तैनात। दिनेश 15 दिन की छुट्टी लेकर के 6 जून को आया था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा है। उसने मुझे रात 10:30 बजे मोबाइल पर फ़ोन करके जानकारी दी थी कि वह घर के नज़दीक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून को उसकी पत्नी रमा ने मेरी मां को जानकारी दी कि दिनेश घर पर आया ही नहीं, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। श्रीनगर कंट्रोल रूम को रमा यानी कि उसकी पत्नी ने दिनेश के फ़ोन बंद होने की जानकारी भी दे दी है। भाई के लापता होने से सर मैं बहुत परेशान हूँ और इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। इस मामले में आप मेरी मदद कीजिए। दोस्तों, यह 10 जून की बात है। कोतवाली संजीव राठौर ने रमेश चंद्र दिवाकर की बात को गौर से सुना, फिर बोले, झगुआ नगला गांव पांचाल घाट पुलिस चौकी के अंतर्गत ही आता है। 8 जून को इस गांव के बाहर एक युवक की अधजली लाश बरामद हुई थी। अज्ञात में पंचनामा भर करके लाश को पोस्टमार्टम हाउस के लिए मैंने भेज दिया था, लेकिन लाश की कुछ फ़ोटो मेरे पास हैं, आप उन्हें देख लीजिए। श्री राठौर ने लाश के फ़ोटो मंगवाए और फिर रमेश चंद्र को देखने के लिए थमा दिए। रमेश चंद्र ने सभी फ़ोटो गौर से देखे, उसके बाद फपक फपक कर रो पड़े, सर, ये फ़ोटो मेरे भाई दिनेश के लाश के ही हैं। इसके बाद रमेश चंद्र ने मोबाइल फ़ोन से घर वालों को सूचना दी तो घर में कोहराम मच गया। दोस्तों, थाना प्रभारी संजीव राठौर ने रमेश चंद्र को धैर्य बंधाया, फिर मृतक के संबंध में जानकारियां जुटाई। इसके बाद उन्होंने पूछा, रमेश जी, आपको किसी पर शक है? दोस्तों, रमेश जी जिस पर शक जताते हैं उसे सुनकर आपके पैरों के तले भी ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि यह और कोई नहीं, दिनेश की पत्नी ही थी जिसके ऊपर रमेश जी शक कर रहे थे। हत्या की जानकारी रमा के भाई राहुल को भी होगी, लेकिन वह बहन के गुनाह को छिपाना चाहता है, रमेश चंद्र जी बोले। रमेश चंद्र दिवाकर की बात सुनकर के संजीव राठौर चौंक चुके थे। उन्हें इस घटना की सूचना एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा को दे दी। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिनेश की हत्या का पर्दाफाश करने के लिए एडिशनल एसपी त्रिभुवन सिंह के निर्देश में एक स्पेशल टीम बना दी, जिसमें तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल तथा महिला सिपाहियों को शामिल किया गया था। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतक दिनेश के बड़े भाई रमेश चंद्र दिवाकर से पूछताछ की तथा उनका बयान दर्ज किया। पूछताछ में रमेश चंद्र ने बताया कि दिनेश 6 जून की रात घर आया था, लेकिन रमा यह कहकर गुमराह कर रही है कि वह घर आया ही नहीं।
रमा के घर से 200 मीटर की दूर पर अजली लाश खेत में पाई गई थी, लेकिन वह लाश की शिनाख्त के लिए नहीं गई थी। एक रोज बाद रमा ने अपने आप को बचाने के लिए सास को पति के लापता होने की जानकारी दी थी। सबसे अहम बात यह थी कि जब वह झगुआ नगला स्थित रमा के घर गया तो उसने अपने बच्चों से बात नहीं करने दिया गया था। घर में ताला बंद करके वह भाई राहुल के साथ ससुराल यानी हमारे यहाँ आ गई थी। रमा मायके न जाकर ससुराल इसलिए आई थी ताकि ससुराल वाले उसको पर शक न कर सके। गुमराह करने के लिए उसने श्रीनगर कंट्रोल रूम को फ़ोन किया था। रमेश चंद्र ने जो अहम जानकारी दी थी उससे पुलिस टीम ने एसएसपी त्रिभुवन सिंह को अवगत कराया तथा हत्या का पर्दाफाश करने के लिए रमा तथा उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमति मांगी। त्रिभुवन सिंह ने तत्काल पुलिस टीम को अनुमति दे दी। अनुमति मिलने पर पुलिस टीम ने रमा की ससुराल झकरई एटा में छापा मारा। रमा घर पर ही थी। पुलिस को देखकर वह रोने धोने का नाटक करने लगी, लेकिन पुलिस टीम ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार करके फर्रुखाबाद कोतवाली ले आई। रमा का मायका फर्रुखाबाद के चीनी ग्राम में था। पुलिस टीम ने वहां छापा मारकर रमा के भाई राहुल दिवाकर को भी गिरफ्तार कर लिया। रमा का प्रेमी अनमोल उर्फ अमन फर्रुखाबाद जिले के थाना मेरापुर के गांव गुठना का रहने वाला था। पुलिस टीम ने उसके घर छापा मारा तो वह घर पर मौजूद नहीं था। घर पर उसके नहीं मिलने से पुलिस का शक बिल्कुल गहरा हो चुका था कि हत्या में उसका हाथ जरूर रहा है। घर पर उसके पिता महेश दिवाकर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अनमोल 2 दिन से घर नहीं आया है। पुलिस टीम ने जब उन्हें बताया कि पुलिस को एक हत्या के मामले में अनमोल की तलाश है तो वो आश्चर्य में पड़ गए थे। जब पुलिस टीम लौटने लगी तब अनमोल के पड़ोसियों ने बताया कि अनमोल का एक जिगरी दोस्त है राम गोपाल, जो परचून की दुकान चलाता है। अनमोल जब भी फुर्सत में होता है तब राम गोपाल की दुकान पर पहुंच जाता है। दोनों घंटों बात करते हैं और अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं। राम गोपाल को पता होगा कि अनमोल कहाँ है। यह जानकारी मिलने पर पुलिस ने राम गोपाल को उसके घर से उठा लिया। थाना कोतवाली ला करके जब उससे अनमोल के संबंध में पूछताछ की गई तो वह उसकी जानकारी से मुकर गया। इस पर पुलिस ने उससे सख्ती की और पूछताछ की। तब उसने बताया कि अनमोल का एक दोस्त कमलकांत शर्मा है, जो कि उसी गांव गुठना का रहने वाला है। कमलकांत उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और इन दिनों कानपुर देहात जिले के महाराजपुर थाने में तैनात है। अनमोल संभवतः कमलकांत के ही संरक्षण में होगा। राम गोपाल ने अनमोल के संबंध में अहम जानकारी मिली तो पुलिस टीम ने महाराजपुर थाने से संपर्क करके सिपाही कमलकांत शर्मा से मोबाइल पर बात की। कमलकांत ने पुलिस टीम को प्रभारी संजीव राठौर को बताया कि अनमोल उसके पास है और वह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहता है। यह सुनते ही पुलिस टीम खुश हो गई, क्योंकि उन्हें जिनकी तलाश थी वह मिलने वाला था। इसके बाद पुलिस टीम सिपाही कमलकांत के घर पर पहुंची और अनमोल को फर्रुखाबाद कोतवाली ले आई। अनमोल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने उसके दोस्त राम गोपाल, जो कि परचून की दुकान चलाता था, उसको रिहा कर दिया। पुलिस टीम ने थाना कोतवाली पर अनमोल उर्फ अमन से दिनेश कुमार की हत्या के संबंध में पूछताछ किया तो उसने सहज ही हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि दिनेश की पत्नी रमा से वह प्यार करता है। दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए थे। दिनेश नाजायज संबंधों का विरोध करता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक कर जला दिया। अनमोल ने यह भी बताया कि उसे दिनेश की हत्या का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी है कि उसकी जान बच गई, क्योंकि दिनेश उसे व उसकी प्रेमिका को ही मारने आया था। इसी वजह से वह घर में बिना किसी को बताए छुट्टी लेकर घर आ गया था। पूछताछ के बाद अनमोल ने हत्या में प्रयुक्त राइफल भी बरामद करा दिया, जो कि उसने छिपा दिया था। रमा का सामना जब अनमोल से हुआ तो उसने गर्दन झुका ली और पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। रमा ने बताया कि पति दिनेश को उस पर शक हो गया था, इसलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत की नींद सुला दिया। हत्या में उसके भाई राहुल का हाथ नहीं है, लेकिन उसे हम दोनों द्वारा हत्या किए जाने की जानकारी हो गई थी। पूछताछ के बाद रमा ने घर में खड़ी लाल रंग की वह स्कूटी बरामद करा दी, जिस पर रखकर उसके प्रेमी अनमोल ने लाश खेत में फेंकी थी। राहुल ने पूछताछ में साफ इनकार कर दिया कि उसने हत्या की जानकारी थी, लेकिन पुलिस ने उसे इस बात को खारिज कर दिया। पुलिस टीम ने दिनेश कुमार की हत्या पर पर्दाफाश करने तथा अभियुक्तों को पकड़ने की जानकारी एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा तथा एसएसपी त्रिभुवन सिंह को भी दे दी।
इसके बाद उन्होंने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता की और अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करके घटना का खुलासा कर दिया। चूंकि अभियुक्तों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए कोतवाली प्रभारी संजीव राठौड़ ने मृतक के बड़े भाई रमेश चंद्र दिवाकर को बादी बनाकर भारतीय दंड विधान धारा 302 के तहत रमा, अनमोल तथा राहुल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर लिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक अध्यापिका की पाप लीला की सनसनीखेज कहानी सामने आई, जो कि अनैतिक संबंधों की बुनियाद पर टिकी हुई थी। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर आलू और बीड़ी का उत्पादन के लिए दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ पर आलू खुदाई और बीड़ी बनाने वाले मजदूर ठेके पर काम करते हैं। आलू खुदाई का काम तो मात्र 3 महीने चलता है, लेकिन बीड़ी बनाने का काम पूरे साल चलता है। यहाँ का बीड़ी उत्पादन का कारोबार कई राज्यों में फैला हुआ है। बीड़ी व्यापार के लिए दूर दूर से व्यापारी आते हैं। इसे मजदूरों का शहर भी कहा जाता है। इसी फर्रुखाबाद जिले का एक गांव है चीनी ग्राम। इसी गांव में देवकरण दिवाकर अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मालती के अलावा बेटी रमा तथा बेटा राहुल था। देवकरण दिवाकर प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। घर में सभी तरह की भौतिक सुविधाएं भरी हुई थी। उनकी बेटी रमा खूबसूरत थी। जवानी की राह पर कदम रखते ही उसकी सुंदरता में और निखार आ चुका था। उसे चाहने वाले अनेक थे, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। रमा जितनी खूबसूरत थी, उतनी पढ़ी लिखी और होनहार थी, तेज तरार थी। उसने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास करके छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से बीए और बीएड किया था। उसी दरमियान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया। रमा ने भी आवेदन किया, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा रद्द हो गई, जिससे रमा की शिक्षक बनने की तमन्ना अधूरी रह गई। देवकरण को जवान बेटी के ब्याह की चिंता सताने लगी थी, इसलिए वह उसके लिए उपयुक्त लड़का तलाशने लगे। बेटी की इच्छा के अनुसार वह किसी शिक्षक वर की तलाश में थे, लेकिन कोई शिक्षक वर नहीं मिल रहा था। उन्हीं दिनों एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें दिनेश कुमार के बारे में पता चला। दिनेश कुमार के पिता राजेश दिवाकर एटा जिले के झकरई गांव में रहते थे। उनके 2 बेटे रमेश चंद्र व दिनेश कुमार थे। राजेश एक संपन्न किसान थे। वह बड़े बेटे रमेश चंद्र का विवाह कर चुके थे, जबकि छोटा दिनेश कुमार अभी कुंवारा था। दिनेश सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन में श्रीनगर में तैनात था। राजेश ने दिनेश को देखा तो उन्होंने उसे अपनी बेटी रमा के लिए पसंद कर लिया। दोनों तरफ से बातचीत हो जाने के बाद जनवरी 2006 में सामाजिक रीति रिवाज से दिनेश और रमा का विवाह धूमधाम से हो गया। पढ़ी लिखी व सुंदर बहू पाकर के दिनेश के घर वाले फूले नहीं समा रहे थे दोस्तों। ससुराल में रमा को सभी का भरपूर प्यार मिलने लगा। घर में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। इस तरह से रमा का सुखमय जीवन व्यतीत होने लगा। शादी के बाद भी शिक्षिका बनने की तमन्ना रमा के दिल में दबी हुई थी। इस बाबत उसने पति दिनेश और सास ससुर से बातचीत की और बताया कि वह इतना पढ़ाई कर रखी है और शिक्षक की नौकरी वो ले सकती है। ऐसा सुनने के बाद उसके घर वाले इसके लिए कोई इतराज नहीं जताते हैं दोस्तों। जब शिक्षक की भर्ती निकलती है तो रमा भी आवेदन कर देती है। उसने पति दिनेश से अनुरोध किया था कि वह किसी भी तरह उसे नौकरी दिलवाने की कोशिश करे। दिनेश ने पत्नी की बात मान करके जी जान से कोशिश की तो रमा का चयन हो गया। उसे फर्रुखाबाद के राजेपुरा थाना अंतर्गत चाचूपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद पर नौकरी मिल गई। नौकरी लग जाने के बाद रमा का ससुराल में रहना नामुमकिन सा हो गया था। दरअसल उसकी ससुराल एटा जिले में थी और नौकरी फर्रुखाबाद जिले में लगी थी, जो कि उसके घर के नज़दीक। इसलिए रमा मायके में रह करके अपनी ड्यूटी कर रही थी। मायके से आने जाने का साधन भी था और उसके रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था भी थी, सो उसे कोई परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद दिनेश ने घूस देकर रमा का तबादला एटा कराने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। रमा का मायके में रहना न तो उसके पति दिनेश को पसंद था और न ही सास ससुर को, लेकिन रमा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए वे ज़्यादा एतराज भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद दिनेश ने मायके में रहने पर एतराज जताया तो रमा ने फर्रुखाबाद या उसके आसपास जमीन या प्लॉट खरीद कर मकान बनाने की सलाह पति को दे डाली। रमा की सलाह मानकर दिनेश ने कोशिश शुरू की तो उसने फर्रुखाबाद शहर से सटे झगुआ नगला गांव में एक प्लॉट खरीदा और वहां 3 कमरे बनवा दिए। पूजा पाठ कराने के बाद रमा इसी मकान में रहने लगी। स्कूल आने जाने में पत्नी की परेशानी न हो, इसलिए दिनेश ने एक स्कूटी भी खरीद करके उसे दे दी।
रमा अब एक बेटी और एक बेटे की मां बन चुकी थी। बच्चों की देखरेख व घरेलू कामकाज के लिए उसने एक महिला को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था। इसके अलावा रमा का भाई राहुल भी वहाँ आता जाता रहता था, ताकि बहन के मन में असुरक्षा की भावना पैदा न हो। रमा की सास उर्मिला भी कभी कभी उसके पास आती जाती रहती थी। रमा 2 बच्चों की मां जरूर बन गई थी, लेकिन उसका शारीरिक आकर्षण कम नहीं हुआ था। वह बन संवर कर और महंगा काला चश्मा लगाकर स्कूटी पर घर से निकलती थी तो लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। रमा को स्वयं की अपनी जवानी पर गर्व था, लेकिन ऐसी जवानी का क्या जिसका कोई कदरदान न हो। दरअसल रमा का पति दिनेश सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन में श्रीनगर में तैनात था। उसे तीसरे चौथे महीने बड़ी मुश्किल से या महीना या 15 दिन की छुट्टी मिलती थी। दिनेश जब साथ होता तो रमा की जिंदगी में बाहर आ जाती थी। वह उसके साथ खूब मौज मस्ती करती, लेकिन उसके जाने के बाद उसके जीवन में निराशा आ जाती थी। उसका दिन तो स्कूल में बच्चों के बीच कट जाता था, लेकिन रात करवटें बदलते ही बीतती थी। कभी कभी वह सोचती थी कि उसने सैनिक से ब्याह करके भारी गलती कर दी। उससे तो ऐसा मर्द चुनना चाहिए था जो उसकी तमन्नाओं को पूरा करता। रमा के मन में पति के प्रति हीन भावना पैदा हो गई तो उसका मन भटकने लगा। अब वह जिस्मानी सुख के लिए किसी युवक की तलाश में जुट गई थी। उन्हीं दिनों एक रोज रमा की मुलाकात अनमोल उर्फ अमन से हुई। अनमोल फर्रुखाबाद जिले के थाना मीरापुर के गांव घुटना का रहने वाला था। उसके पिता महेश चंद्र दिवाकर सेना में थे, किंतु अब रिटायर हो चुके थे। उनके परिवार में पत्नी राजवती के अलावा बेटा अनमोल तथा एक बेटी थी। महेश चंद्र भी संपन्न किसान थे। उनके पास 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी। कृषि उपज के साथ उन्हें पेंशन भी अच्छी खासी मिलती थी। उनके दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में तेज थे। बेटी बीए करने के बाद बीएड कर रही थी, जबकि अनमोल का चयन बीटीसी में हो गया था। वह एटा से 2 वर्षीय बीटीसी की ट्रेनिंग कर रहा था। रमा की बुआ प्रीति की शादी अनमोल के ताऊ सुरेश चंद्र दिवाकर के बेटे मुकेश के साथ हुई थी, इसलिए अनमोल रमा का खास रिश्तेदार भी था। अनमोल शरीर से हष्ट पुष्ट व सुदर्शन युवक था। वह रहता भी ठाट बाट से था और मेंटेन रखता था अपने आप को। रमा उसे अच्छी तरह से जानती थी, अतः उस रोज अनमोल रमा के घर अचानक पहुंचा तो उसे देखकर रमा आश्चर्यचकित रह गई। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक अपलक देखते रहे। रमा की खूबसूरती ने अनमोल के दिल में हलचल मचा दी थी। कुछ पलों के बाद रमा के होठ फड़क के, मेरी याद कैसे आ गई अमन, तुमने मुझे तो भुला दिया था। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी याद तो मुझे हमेशा सताती रहती है। आज फर्रुखाबाद शहर में कुछ काम था, इसलिए तुम्हारी याद आ गई और अपने कदमों को रोक नहीं पाया और तुम्हारे पास चला आया। तुमसे मिलकर दिल को बड़ा सुकून मिला। अब मैं चलता हूँ, मौका मिला तो फिर आऊँगा। अरे वाह, ऐसे कैसे चले जाओगे? आज इतने दिनों बाद घर आए हो, कम से कम एक कप चाय तो पीते जाओ, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनमोल भी यही चाहता था। कुछ देर में रमा 2 कप चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के दौरान अनमोल की नज़रें रमा के देह पर टिकी रही। इस दौरान जब दोनों की नज़रें टकराती हैं तो अनमोल मुस्कुरा देता था। उसकी मुस्कुराहट से रमा के दिल में हलचल मच गई। वह सोचती काश ऐसे पुरुष के साथ मिल जाए तो उसके जीवन में बहार आ जाए। अनमोल रमा से मिलकर अपने घर लौटा तो रमा का खूबसूरत चेहरा उसके दिलो दिमाग पर छा चुका था। दूसरी ओर रमा का भी यही हाल था। वह अनमोल की आंखों की भाषा पढ़ चुकी थी। अनमोल जानता था कि रमा का पति फौज में है। वह महीना 15 दिन की छुट्टी पर आता है और फिर चला जाता है, इसलिए रमा देश सुख की अभिलाषी है। अगर उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाए तो सफलता मिल सकती है। अनमोल अब अक्सर रमा के घर आने लगा था। वह उसके बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। रमा के बच्चे भी उससे हिल मिल गए और उसे अंकल कहकर बुलाने लगे थे। रमा और अनमोल दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, लेकिन अपनी बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन अनमोल सुबह 10 बजे रमा के घर पहुंच गया। रमा उस समय घर पर अकेली थी। उसके बच्चे स्कूल गए हुए थे। वह बन संवर कर बाजार जाने की तैयारी कर ही रही थी। अनमोल को देखकर वो मुस्कुराकर बोली, अरे अमन, तुम? इस वक्त बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, नहीं हैं। अनमोल रमा के चेहरे पर नजरें गड़ाकर बोला, रमा, आज मैं बच्चों से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, रमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। इरादा तो नेक है। नेक है तभी तो अकेले मिलने चला आया। रमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अनमोल ने सीधे ही मन की बात कह डाली। अनमोल, तुम यह बात तो कह दी, लेकिन जानते हो प्यार की राह में कितने कांटे हैं? रमा ने गंभीरता से कहा। मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ भी हूँ। जानता हूँ, फिर भी तुम चाहोगे मैं सारी बाधाओं को तोड़ दूंगा, अनमोल ने रमा के करीब जाकर कहा। इसके बाद अनमोल के गले में बाहें डालकर रमा ने कहा, अमन, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन शर्म की वजह से दिल की बात नहीं कह पाती थी। अनमोल ने रमा को पकड़कर सीने से लगा लिया
फिर तो मर्यादा भंग होते देर नहीं लगी। जिस्मानी रिश्तों की नींव पड़ चुकी थी। वासना का महल खड़ा होने लगा था। अनमोल को जब भी मौका मिलता वह रमा के घर आ जाता और इच्छा पूरी करके चला जाता। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है तो अमन ने भी अपना दायरा बढ़ा लिया था। अब वह कई दिनों तक रमा के घर रुकने लगा था और मौज मस्ती करने लगा था। रमा रात को अपने बच्चों को डांट डपट कर दूसरे कमरे में सुला देती और खुद प्रेमी अनमोल के साथ रात भर जिस्मानी सुख का आनंद लेने लगी थी। कहावत है कि औरत जब फिसलती है तो सारी मर्यादाओं को ताक पर रख देती है दोस्तों। रमा भी फिसली तो उसने भी सारी मर्यादाओं को पलीता लगा करके अलग रख दिया था। अनमोल के इश्क में अंधी रमा यह भूल चुकी थी कि वह 2 बच्चों की माँ है। उसके परिवार की अपनी मन मर्यादा है और उसका पति देश की सुरक्षा में अपनी जान हथेली पर लेकर के खड़े हुए हैं। अनमोल के आने का सिलसिला बढ़ता गया तो पास पड़ोस के लोगों की नज़रें भी उससे छिपी नहीं रही। कुछ महीने बाद दिनेश छुट्टी पर आया तो लोगों ने रमा और अनमोल के बारे में सब कुछ उसे बता दिया। पड़ोसियों की बात सुनकर दिनेश का माथा ठनका। उसने अपनी बेटी व बेटे से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि अमन अंकल घर आते हैं और रात को घर में ही रुकते हैं। मासूमों ने यह भी बात बता दी कि मम्मी उन दोनों को कमरे में नहीं लिटाती, वह उन्हें डांट कर दूसरे कमरे में बंद कर देती है और खुद अमन अंकल के साथ सोती है। दिनेश पत्नी रमा पर बहुत अधिक भरोसा करता था, लेकिन आज उसका भरोसा तार तार हो चुका था। उसने गुस्से में पूछा, रमा हमारी गैर मौजूदगी में अनमोल यहाँ क्यों आता है? वह रात को क्यों रुकता है? तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकती है? वैसे मुझे उड़ती खबर मिली है कि तुम्हारे और अनमोल के बीच गलत संबंध बन चुके हैं। रमा न डरी न लजाई, बेबाक आवाज में बोली, जिनके पति प्रदेश में होते हैं उनकी पत्नियों पर ऐसे ही इल्जाम लगाए जाते हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। पड़ोसियों ने कान भरे हैं और तुमने सच मान लिया। तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन दिनेश ने रमा की एक न सुनी। उसने उसे जमकर पीटा और सख्त हिदायत दी कि अनमोल घर आया तो उसकी खैर नहीं। उसने अनमोल को भी उसके गांव जाकर फटकारा और उसके माँ बाप से उसकी शिकायत की। दिनेश जितने दिन घर में रहा अनमोल को लेकर उसका झगड़ा पत्नी से होता ही रहा। बात ही ऐसी थी दोस्तों, कोई भी पति इस ऐसे माहौल में जरूर झगड़ा करता। उसके बाद बात बढ़ जाती है दोस्तों। दिनेश रमा की पिटाई भी कर देता। छुट्टी खत्म होने के बाद दिनेश अपनी ड्यूटी पर चला गया। दिनेश के जाते ही रमा और अनमोल का मिलना पहले की तरह फिर से शुरू हो गया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अनमोल अब दिन के बजाय रात को आने लगा था। प्रेमिका की पिटाई से अनमोल आहत था। उसका मन करता कि दिनेश को सबक सिखा दे। रमा जान चुकी थी कि उसके बच्चे उसकी शिकायत दिनेश से कर देंगे, इसलिए अब वह बच्चे से भी सतर्क रहने लगी थी। बच्चों के सो जाने के बाद ही वह अनमोल को फ़ोन करके बुला लेती थी। अनमोल शराब पीता था। उसने रमा को भी शराब का चस्का लगा दिया था दोस्तों। बिस्तर पर जाने से पहले दोनों जाम टकराते थे। मई के महीने में दिनेश छुट्टी लेकर घर आया तो पता चला कि अनमोल मना करने के बावजूद उसके घर आता है। रमा उसे मना करने के बजाय उसके साथ शराब पीती है। यह सब जानकर दिनेश का खून खौल उठा और उसे बहुत दुख भी हुआ। गुस्से में वह लाल हो गया। उसके बाद उसने जमकर रमा की पिटाई की और धमकी दी कि जिस दिन वह दोनों को साथ देख लेगा उसी दिन उसके सीने में गोली उतार देगा। उसने रमा के नाजायज रिश्तों की जानकारी अपने भाई रमेश चंद्र को भी दे दी। कुछ दिन घर रुककर वह फिर श्रीनगर वापस चला गया। लेकिन इस बार दिनेश का मन ड्यूटी पर नहीं लग रहा था। उसने किसी तरह अपने अधिकारियों से आने के 20 दिन बाद ही 15 दिन की छुट्टी मंजूर करा ली। इस बार दिनेश ने छुट्टी मंजूर होने तथा घर आने की सूचना किसी को नहीं दी थी। हर बार वह छुट्टी मिलने की सूचना फोन से पत्नी को दे देता था। इसकी वजह यह थी कि वह अचानक घर पहुंचकर देखना चाहता था कि पत्नी पीठ पीछे क्या कर रही है। इधर दिनेश के जाते ही रमा और अनमोल फिर से मौज मस्ती में डूब गए थे। उन दोनों को विश्वास था कि अब वह 4 महीने के बाद ही दिनेश छुट्टी लेकर के आएगा। लेकिन तारीख थी 6 जून 2019, रात 11 बजे अपने घर झगुआ नगला दिनेश आ गया। दरअसल वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ने तथा उनका काम तमाम करने ही आया था। उस रात रमा का प्रेमी अनमोल घर पर ही था और रमा के साथ बिस्तर पर था। दिनेश ने दरवाजा पीटा तो रमा घबरा गई। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही किए और रमा ने अनमोल को दूसरे कमरे की डांट पर छिपा दिया। फिर उसने जाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने उसका पति दिनेश खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, क्योंकि दिनेश को तो शक था ही
और इसने दरवाज़ा भी बहुत देर से खोला था। दिनेश ने देर से दरवाज़ा खोलने की बाबत रमा से पूछा तो रमा ने गहरी नींद में होने का बहाना बनाया। इस पर दिनेश को शक हुआ तो उसने रमा का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और पिटाई भी कर दी। दिनेश को शक था कि अनमोल घर के अंदर ही कहीं न कहीं है। अपनी शक की पुष्टि करने के लिए उसने सभी कमरों को तलाशी ली, लेकिन उसे अनमोल कहीं दिखाई नहीं दिया। अनमोल के न मिलने से दिनेश का गुस्सा कुछ कम हो गया। उसने कहा कि तुम दोनों को आज मैं एक साथ पकड़ लेता तो दोनों को ही जिंदा नहीं रहने देता और मौत की नींद सुला देता। इसके बाद रमा ने अपने लटके झटके दिखाकर दिनेश का बाकी बचा गुस्सा शांत किया। फिर रमा ने पति को बिस्तर पर संतुष्ट किया। देह सुख प्राप्त करने के बाद दिनेश गहरी नींद में सो चुका था। पति के सो जाने के बाद रमा ने अनमोल को टांड से नीचे उतारा। दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। फिर दोनों गहरी नींद में सो रहे दिनेश के पास पहुंचे। दिनेश की राइफल कमरे में ही रखी हुई थी। अनमोल ने लपक कर राइफल उठाई और दिनेश के सीने में 2 गोलियां दाग दी। दिनेश खून से लथपथ होकर तड़पने लगा। इसी समय उसकी छाती पर सवार होकर रमा ने तार से उसका गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद दिनेश के शव को उन दोनों के कमरे में छिपा दिया गया और बाहर से ताला लगा कर बंद कर दिया गया। सवेरा होने से पहले उन्होंने कमरे से खून आदि साफ कर दिया था। 7 जून को दिनेश का शव कमरे में ही बंद रहा। बच्चों ने कमरा खोलने की जिद की तो रमा ने उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। फिर रात होने पर अनमोल ने दिनेश के शव को बोरी में भरा और स्कूटी पर रखकर गांव के बाहर खेत में फेंक दिया। लाश पहचानी न जाए इसलिए उसने पेट्रोल डालकर शव को जला दिया। खून सनी चादर भी उसने जला दी तथा दिनेश का बैग जिसमें उसके कपड़े वगैरह रखे थे बस स्टॉप पर जाकर दिल्ली जाने वाली रोडवेज की एक बस में रख दिया तथा मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। ये सब करने के बाद अनमोल फरार हो गया। 8 जून को झगुआ नगला गांव के लोगों ने खेत में जली हुई लाश देखी तो सूचना फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस को दी। शव की पहचान न होने से पुलिस ने शव अज्ञात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर 8 जून को ही रमा ने सास उर्मिला को फोन कर जानकारी दी कि दिनेश छुट्टी लेकर घर आया, लेकिन घर नहीं पहुंचे हैं। तब 10 जून को रमेश चंद्र का भाई पता लगाने के लिए फर्रुखाबाद आया और कोतवाली में अज्ञात शव की फोटो देखकर दिनेश की पहचान की। इसके बाद शक के आधार पर उन्होंने रमा और उसके भाई राहुल तथा प्रेमी अनमोल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। कोतवाली पुलिस ने तीनों को पकड़कर पूछताछ की तो हत्या का पर्दाफाश हुआ। 13 जून 2019 को फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त अनमोल, राहुल और रमा को फर्रुखाबाद की कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। बाद में अनमोल और रमा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वो अभी आजीवन कारावास काट रहे हैं। अनमोल ने दिनेश को राइफल से 2 गोलियां मारी थी। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज़ पड़ोसियों ने जरूर सुनी होगी, लेकिन पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई कि पड़ोसियों ने गोली की आवाज़ सुनने वाली बात जानबूझकर छिपाए रखी थी या इसकी कोई दूसरी वजह थी। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यही होता है कि समाज में हो रही घटनाओं के प्रति आप सजग रहें, सचेष्ट रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।